Hello everyone. Welcome to Aviation Institute and a very good morning to you all. तो जैसे कि आपको पता है हर रोज़ की तरह वी आर अगेन हियर विद डेली डोज ऑफ वोकैब्स बेस्ड ऑन द हिंदू एडिटोरियल्स. तो रोज़ की तरह आज भी हम लोग डेली डोज ऑफ वोकैबुलरीज के साथ आ गए हैं विच इज़ बेस्ड ऑन द हिंदू एडिटोरियल्स. तो जैसे कि आप सबको पता है, आप सब अगर रेगुलरली फॉलो करते हैं इस चैनल को, मेरे वीडियोस को, तो आप सबको पता ही होगा कि हम रोज़ सुबह वी स्टार्ट आवर मॉर्निंग विथ अ मोटिवेशनल कोट. सो व्हाट इज़ आवर मोटिवेशनल कोट फॉर टुडे? आज का हमारा मोटिवेशनल कोट क्या है? डोंट रेज योर वॉइस, इम्प्रूव योर आर्ग्यूमेंट. तो इसका मीनिंग क्या है? चलिए समझ लेते हैं जल्दी से और मोटिवेट हो जाते हैं सुबह सुबह. इसका मीनिंग ये है कि सिर्फ अपने वॉइस को मत उठाइए. डोंट रेज योर वॉइस, दैट मीन्स डोंट शाउट. इम्प्रूव योर आर्ग्यूमेंट, अपने आर्ग्यूमेंट को मजबूत कीजिए. मतलब क्या है? बस ऐसे ही चीखने का मतलब कुछ नहीं होता है. आपको अपना आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा. जो आप भाषा बोल रहे हैं, अगर आप किसी के फॉर में बोल रहे हैं तो उसमें भी लॉजिक होना चाहिए. किसी के अगेंस्ट बोल रहे हैं तो उसमें भी लॉजिक होना चाहिए. बस आपका आवाज़ तेज़ है इसका मतलब ये नहीं है कि आपके बात में लॉजिक है. तो आपका वॉइस तभी रेज होगा तब जब भी आपके आर्ग्यूमेंट में स्ट्रेंथ होगा, आपके आर्ग्यूमेंट में इम्प्रूवमेंट होगा. तभी आपके रेज्ड वॉइस में, मतलब आपके जो आवाज़ तेज़ है वो सबको सुनाई देगा. ओके, सो दैट तो मीनिंग क्या हुआ? डोंट रेज योर वॉइस, इम्प्रूव योर आर्ग्यूमेंट. पहले अपने आर्ग्यूमेंट को इम्प्रूव कीजिए, पहले अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, फिर अपना वॉइस रेज कीजिए. नाउ विदाउट इम्प्रूविंग योर आर्ग्यूमेंट, अपनी बात में कोई लॉजिक के बिना अगर आप चीखना स्टार्ट कर दोगे, दैट विल नॉट मेक एनी सेंस. सो वो कोई मीनिंगलेस वो बात होगा. Okay guys, so this was our motivational speech, motivational quote for today. Let's start our class then. For today, आज के लिए देखिए हमारा vocab, हमारा आज का first word क्या है. So today's first word is histrionic. Histrionic is itself a noun, जो कि खुद एक noun है जिसका meaning होता है नाटकीय. इंग्लिश में इसके मीनिंग को क्या कह सकते हैं? मेलोड्रामेटिक बिहेवियर डिजाइंड टू अट्रैक्ट अटेंशन. तो हिंदी में इसको कैसे समझ सकते हैं? किसी के अटेंशन को सीक करने के लिए, किसी के अटेंशन को अट्रैक्ट करने के लिए कोई मेलोड्रामेटिक बिहेवियर हो. ओके, मतलब मेलोड्रामेटिक बिहेवियर मतलब मैं अटेंशन सीक करने के लिए ऐसा कुछ बिहेव करूं जो कि मेरे तरफ किसी का अटेंशन बढ़ाए. इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं ड्रामा, एफेक्टेशन, एग्जैजरेटेड एंड फार्शिकल. ओके, एंटोनिम्स इसके हो सकते हैं रिस्ट्रेन्ड, सबड्यूड, फिल्गमैटिक या फिर स्टॉलिड. तो सेंटेंस में इसको कैसे यूज करें? Whenever the spoiled toddler does not get her way, she begins to yell in a histrionic manner. तो इसका मीनिंग क्या है? टॉडलर मतलब छोटा बच्चा. जब कोई छोटा बच्चा, जो कि एक लड़की है क्योंकि यहाँ पे शी लिखा हुआ है, तो एक छोटी सी बच्ची जब अपने आप को शी डज नॉट गेट हर वे, मतलब जो वो चाहती है वो उसको नहीं मिलता है, तो वो येल करना शुरू कर देती है हिस्ट्रायोनिक मैनर में. मतलब ऐसे वो चीखना शुरू कर देती है जो कि बहुत नाटकीय है. मतलब एक्चुअली वो एक्टिंग करती है. तो चलिए देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट वर्ड क्या है. हमारा आज का नेक्स्ट वर्ड है होलिस्टिक. होलिस्टिक जो है ये खुद एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग हो सकता है समग्र. इंग्लिश में इसके मीनिंग को कह सकते हैं रिलेटिंग टू और कंसर्न्ड विद कंप्लीट सिस्टम्स रादर दैन विद इंडिविजुअल पार्ट्स. तो इसका मीनिंग क्या हुआ? रिलेटिंग टू और कंसर्न विद कंप्लीट सिस्टम्स रादर दैन विद इंडिविजुअल पार्ट्स. मतलब इंडिविजुअल पार्ट्स नहीं, कोई कंप्लीट सिस्टम के बारे में बोलता है होलिस्टिक. तो देखिए ये भाषा जो है, ये वर्ड जो है थोड़ा जाना पहचाना आपको लगेगा क्योंकि हमारा जो नया एजुकेशन पॉलिसी आया है 2020 में,
जो नए चेंजेस आया है, आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा ही होगा ये टॉपिक, द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसमें ये जो वर्ड है, ये जो भाषा है, ये आपको बार बार मिलेगा, होलिस्टिक अप्रोच, होलिस्टिक अप्रोच। सो व्हाट डू यू मीन बाय अ होलिस्टिक अप्रोच? हमारा जो नया एजुकेशन पॉलिसी है उसमें सब कुछ होलिस्टिक होने वाला है। ऐसा नहीं है कि आपको इस कोर्स के लिए थोड़ा सा 3 इयर्स पढ़ना पड़े, इस कोर्स के लिए 2 इयर्स पढ़ना पड़ा, इस कोर्स के लिए 1 ईयर पढ़ना पड़ा। अगर कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो तो सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में या फिर सारे टाइप ऑफ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पहले प्रीलिम्स देने पड़ते हैं, मेंस देने पड़ते हैं, उसके बाद इंटरव्यूज़। लेकिन होलिस्टिक अप्रोच का मतलब क्या है? पैकेज, अ पैकेज जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड हो। तो हमारी गवर्नमेंट इसमें काम कर रही है, हमारी गवर्नमेंट इसमें काम कर रही है कि सारे डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा होलिस्टिक इंस्टीट्यूशन हो जहाँ पे बच्चों को सारे तरीके के एजुकेशन मिले। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि क्लास 5 से बच्चों को कोडिंग भी शुरू किया जा रहा है। नाउ दीज आर ऑल अबाउट न्यू एजुकेशन पॉलिसी नाउ दैट आर ऑलवेज अवेलेबल in the internet. You can go and check. And if you want a new video on our new education policy descriptive, if you want to know, then please comment. We will be making a video on the new education policy. Okay, so what is the meaning of holistic? ये हमने देख लिया। इसके synonyms हो सकते हैं comprehensive, integrated, complete. इसके antonyms हो सकते हैं deficient, fragmental, divided और reduced. अब इसको सेंटेंस में कैसे यूज करें? Under the project guidelines, the student educators must create a holistic lesson that makes use of all the 5 senses. तो देखिए प्रोजेक्ट गाइडलाइंस में स्टूडेंट एडुकेटर्स मतलब जो टीचर्स हैं उन लोगों को कहा जा रहा है कि उन लोगों को एक होलिस्टिक लेसन बनाना पड़ेगा जिसमें हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन्स है उसका इस्तेमाल होना चाहिए। तो मतलब ऐसा एक लेसन बनाना पड़ेगा जहाँ पे हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स का इस्तेमाल हो, सेंस ऑर्गन्स एक्टिव हो। तो चलिए हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है देख लेते हैं। हमारा थर्ड वर्ड आज का है इंट्रांसिजेंट। इंट्रांसिजेंट जो है ये खुद एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है दुराग्रही, या फिर इंग्लिश में कह सकते हैं अनविलिंग और रिफ्यूजिंग टू चेंज वॉन्स व्यूज और टू एग्री अबाउट समथिंग। अनविलिंग मतलब जो राजी नहीं है, और रिफ्यूजिंग टू चेंज वॉन्स व्यूज मतलब मेरा जो व्यू है मैं रिफ्यूज करती हूँ, मैं अपना व्यू चेंज नहीं करूँगी। तो अपना व्यू चेंज करने से मैंने रिफ्यूज कर दिया। और टू एग्री अबाउट समथिंग, दीज आर ऑल कॉल्ड इंट्रांसिजेंट। नाउ इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं रिजोल्यूट, इनएक्सोरेबल, इनवेटरेट, टेनाशियस। एंटोनिम्स इसके हो सकते हैं ट्रैक्टेबल, एक्विजेंट, ऑब्सिक्वस। अब सेंटेंस में इसको कैसे यूज करें? When it came to their willingness to extend my curfew, my parents were intransigent and would not budge. तो जब बात इस पे आई, कर्फ्यू एक्सटेंड करने के लिए आपको आपका मत देना है, आपका मतामत बोलना है, आपका व्यू देना है कर्फ्यू एक्सटेंड करने के लिए, तब मेरे पेरेंट्स इंट्रांसिजेंट हो गए। मतलब मेरे पेरेंट्स ने कह दिया कि नो वी आर नॉट गोइंग टू चेंज आवर पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो दिस इज अबाउट इंट्रांसिजेंट। सो लेट्स सी, ये हमारा आज का नया ईडियम है, हमारा पहला ईडियम है आज का। सो एज यू नो, अगर आप हमारा वीडियोस हमारे चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि इस हफ्ते वी आर डूइंग बॉडी ईडियम्स। सो वी आर गोइंग टू डू 3 बॉडी ईडियम्स दिस वीक, ओके, एवरी डे। सो व्हाट इज इट? ऑल हैंड्स ऑन डेक, दिस इज आवर ईडियम फॉर टुडे, फर्स्ट ईडियम। तो इसका मीनिंग क्या है? ऑल हैंड्स ऑन डेक, डेक के ऊपर हाथ रखना नहीं। सो व्हाट इज द इनर मीनिंग ऑफ दिस idiomatic expression? The inner meaning of this idiomatic expression is everyone's help is needed. तो जहाँ पे सारे लोगों का हेल्प चाहिए, सब हेल्प करे तो ये काम हो सकता है, इसको कहा जाता है ऑल हैंड्स ऑन डेक। अब इस ईडियम को सेंटेंस में कैसे उपयोग करें, सेंटेंस में इसका कैसे यूज करें, देख लेते हैं। We need all hands on deck if we want to reduce carbon emissions. तो कार्बन एमिशंस को अगर हम लोग कम करना चाहते हैं कि या फिर रोकना चाहते हैं, रिड्यूस मतलब कम करना चाहते हैं,
तो सबको साथ में काम करना पड़ेगा, सबका हेल्प चाहिए, एक का काम नहीं है ये। ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ ऑल हैंड्स ऑन डेक। तो हमारा नेक्स्ट वोकैब क्या है? हमारा फोर्थ वोकैब है अबेट। अबेट जो है ये खुद एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है उकसाना, या फिर एनकरेज भी कह सकते हैं, एजिस्ट समवन भी कह सकते हैं, मतलब समवन किसी को एजिस्ट करना या फिर किसी का असिस्टेंट बना। ओके, टू डू समथिंग रॉन्ग। अब कैसे चीज़ का असिस्टेंट या फिर कैसे एजिस्ट करना किसी को? कोई ख़राब काम का असिस्टेंट बनना, कि कोई ख़राब काम कोई करने जा रहा है उसको आप असिस्ट कर रहे हो, मतलब उसके साथ जा रहे हो। ओके, सो दिस इज abet. Okay, so you must be aware of abatement if you are anywhere related to CLAT. Okay, अगर आप CLAT के कोर्स से कहीं भी रिलेटेड हो तो आपको लीगल कोर्सेस में ये abatement जो भाषा है ये आपको ज़रूर दिखेगा। ओके, इट इज़ वेरी कॉमन। सो व्हाट कैन बी द सिनोनिम्स ऑफ दिस वर्ड? इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं फोमेंट, इंसाइट, इंस्टिगेट, प्रोवोक। इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं कॉन्स्ट्रेन, रेस्ट्रेन, एले एंड सूद। ओके, अब इसको सेंटेंस में कैसे यूज करें? इफ यू abet violence in your home, you should not be surprised if your children grow up to be abusers. अब आप अगर अपने घर में वायलेंस को अबेट करते हो, मतलब वायलेंस को इनकरेज करते हो, वायलेंस को आप प्राधान्य देते हो, अगर कोई वायलेंस कर रहा है तो आप उसको रोक नहीं रहे हो, उसको कुछ बोल नहीं रहे हो, अगर आप उसको वायलेंस को अपने घर में होने देते हो, तो आप बिल्कुल सरप्राइज नहीं होंगे अगर आपके बच्चे जो घर पे पल रहे हैं वो बड़े होकर अब्यूसर्स बने तो। मतलब अब्यूसर्स का मतलब जो कि क्राइम के अगेंस्ट काम करते हैं, दे आर कॉल्ड अब्यूसर्स। दैट मीन्स डूइंग समथिंग क्रिमिनल और डूइंग और बिकमिंग ग्रोइंग अप टू अ क्रिमिनल, और कोई जो अब्यूज़ करता है, ओके, इलीगल काम। अब अगर आपके घर में वायलेंस है तो आपके बच्चे वो देखकर तो अब्यूसर्स ही बनेंगे, इससे आप बिल्कुल सरप्राइज हो नहीं सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट वोकैब क्या है? हमारा नेक्स्ट वोकैब है फिटफुल। फिटफुल जो है ये खुद एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है अस्थिर, या फिर कह सकते हैं एक्टिव और ऑकरिंग स्पैस्मोडिकली और इंटरमिटेंटली, नॉट रेगुलर और स्टेडी। फिटफुल एक ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग आप कह सकते हैं जो कि स्टेडी नहीं है, मतलब बहुत अस्थिर कंडीशन में है, जो कि रेगुलर नहीं है, ऐसे भाषा हो सकते हैं फिटफुल। सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं इंटरमिटेंट, स्पोरैडिक, अनस्टेडी। एंटोनिम्स हो सकते हैं कांस्टेंट, कॉन्टिन्यूअस, स्टेडी और अनवेवरिंग। यूसेज इसके सेंटेंस में कैसे कर सकते हैं? Because the weather has been fitful lately, we are not so sure if our outdoor wedding is going to take place. क्योंकि weather जो है वो lately मतलब recently, okay? So if you are aware of the English terms, you must know that lately means recently. तो वेदर जो है वो रिसेंटली बहुत फिटफुल है, मतलब अस्थिर है, कभी बारिश हो रहा है, कभी धूप निकल रहा है, तो कंसिस्टेंसी नहीं है वेदर में, इट इज़ नॉट कंसिस्टेंट, इट्स फ्लक्चुएटिंग। सो इफ़ द वेदर रिमेन्स लाइक दिस, हम लोग श्योरली बोल नहीं सकते हैं कि आउटडोर वेडिंग जो है वो टेक प्लेस करने वाला है, मतलब होने वाला है या नहीं। ओके, सो व्हाट इज़ आवर नेक्स्ट वोकैब? लेट्स सी। हमारा नेक्स्ट वोकैब है एबोरिजिनल। एबोरिजिनल का मतलब होता है मूल निवासी या फिर इनहैबिटिंग और एग्जिस्टिंग इन अ लैंड फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स और फ्रॉम द बिफोर द अराइवल ऑफ कॉलोनिस्ट्स। तो बहुत पुराने ज़माने से अगर कोई एक जगह पे एग्जिबिट कर रहा है, रह रहा है, उसको एबोरिजिनल कहते हैं। सिनोनिम्स कह सकते हैं इंडिजिनस, नेव। एंटोनिम्स इसके हो सकते हैं मॉडर्न या फिर न्यू। एग्जाम्पल सेंटेंस में इसको कैसे यूज़ करें? द आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड सेवरल एबोरिजिनल आर्टिफैक्ट्स एट द डिग साइट ऑफ द एंशियंट सिटी। तो कोई एक एंशियंट सिटी, मतलब एंशियंट बहुत पुराना शहर है, वहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट किसको कहते हैं? जो कि पुराने चीज़ों का स्टडी करता है। ओके, दोज हु स्टडी
with ancient things, with ancient monuments, with ancient things. They are called, basically ancient history, they are called archaeologists. सो आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिला है? एबोरिजिनल आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम द डिग साइट. डिग साइट मतलब कहीं पे अंडरग्राउंड डिग करना स्टार्ट हुआ है, अंडरग्राउंड फैक्ट्स जो है वहाँ से कुछ आर्टिफैक्ट्स निकला है जो कि बहुत एबोरिजिनल है, मतलब बहुत पुराने हैं. ओके तो हमारा नेक्स्ट ईडियम आज का क्या है? सेकंड ईडियम देख लेते हैं. ये खुद भी एक बॉडी ईडियम है. क्या है? ऑल थम्स. तो ऑल थम्स का मीनिंग क्या है? अगर ऑल थम्स का मीनिंग तो उंगली नहीं है, इट्स नॉट अबाउट द थम फिंगर, इट्स नॉट अबाउट दैट. ऑल थम्स का मीनिंग, इनर मीनिंग क्या होता है? ऑल थम्स का इनर मीनिंग होता है क्लमजी. ओके अब इस इडियम को, इस इडियोमैटिक एक्सप्रेशन को सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं? आई एम ऑल थम्स टुडे. आज मैं ऑल थम्स हूँ, मतलब आज मेरा कंडीशन जो है वो बहुत क्लमजी है. आई एम नॉट प्रॉपरली ड्रेस्ड. ड्रेस जो है सब बिखरा विखरा हुआ है, बाल बिखरे हुए हैं. सो आई एम लुकिंग वेरी क्लमजी. आई कीप ड्रॉपिंग माई फोन. तो आज मेरा हालत कैसा है? मतलब मैं अपना फ़ोन भूल के आया हूँ, या फिर मेरा फ़ोन मैं बार बार गिरा देता हूँ. ओके सो दैट इज़ वाई इट इज़ सेड दैट आई एम ऑल थम्स टुडे, मतलब आज मैं बहुत क्लमजी हूँ. चलिए हमारा नेक्स्ट वोकैब क्या है देख लेते हैं. हमारा नेक्स्ट वोकैब है अबाउंड. अबाउंड जो है जिसका मीनिंग होता है प्रचुर मात्रा में, या फिर इंग्लिश में कह सकते हैं एग्जिस्ट इन लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट्स. मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई चीज़ होता है तो उसको कहते हैं अबाउंड, मतलब इट इज़ इन वेरी लार्ज क्वांटिटी. सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं फ्लरिश, एबंडेंट. एंटोनिम्स हो सकते हैं लेस या फिर स्मॉल. सेंटेंस में इसको कैसे बोल सकते हैं? लोकल बियर्स abound in the neighborhood pub that is rumored to have some of the best beverages in the world. तो लोकल बियर्स अबाउंड इन द नेबरहुड, मतलब नेबरहुड में बहुत सारे लोकल बियर्स अवेलेबल है. बियर इन द सेंस इट इज़ अल्कोहल हियर. सो लोकल बियर्स जो है वो बहुत अबाउंड है, मतलब लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल है नेबरहुड पब्स में. दैट इज़ रूमर्ड टू हैव सम ऑफ द बेस्ट बेवरेजेस इन द वर्ल्ड. तो ऐसा र्यूमर है, मतलब ऐसा बात फैल गया है कि लोकल जो बियर्स है उसमें कुछ ऐसे बेवरेजेस हैं जो कि वर्ल्ड में बेस्ट है. ओके तो ये एक र्यूमर है. हमारा नेक्स्ट वो कैब क्या है देख लेते हैं. हमारा नेक्स्ट वो कैब है एल्ट्रुइज्म. एल्ट्रुइज्म जो है जिसका मीनिंग क्या होता है? परोपकारिता. इसको इंग्लिश में कह सकते हैं डिसइंटरेस्टेड एंड सेल्फलेस कंसर्न फॉर द वेलबींग ऑफ अदर्स. तो किसी और के अच्छे के बारे में या किसी और को उपकार करना अपना कोई इंटरेस्ट के बिना. ओके दैट मीन्स अ सेल्फलेस एटीट्यूड, मतलब कोई स्वार्थ के बिना किसी को हेल्प करने का मीनिंग होता है एल्ट्रुइज्म. ओके सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं सेल्फलेस या फिर सेल्फ डिनायल. एंटोनिम्स हो सकते हैं सेल्फिश या फिर मीन. इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करें? बोल सकते हैं सम में चूज़ टू वर्क विथ वल्नरेबल एल्डरली पीपल आउट ऑफ एल्ट्रुइज्म. तो ऐसे बहुत कम लोग हैं जो कि चूज़ करते हैं वल्नरेबल एल्डरली पीपल. वल्नरेबल का मीनिंग होता है जो कि जिन लोगों के साथ अच्छा बिहेव नहीं किया जाता, जिन लोगों को बहुत नीचा पोजीशन दिया जाता है, जिन लोगों को रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, दे आर कॉल्ड वल्नरेबल. तो वल्नरेबल जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके लिए काम करने के लिए एल्ट्रुइज्म होना चाहिए, मतलब परोपकारिता जिसमें है वो ही वल्नरेबल एल्डरली पीपल के लिए काम कर सकता है. नेक्स्ट वोकैब क्या है हमारा? नेक्स्ट वोकैब है कॉस्टिक. कॉस्टिक का मीनिंग होता है सख्त या फिर एक्सट्रीमली सरकास्टिक और क्रिटिकल. सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं मॉडर्न, डिस्क्रप्टिव, डिस्ट्रक्टिव. एंटोनिम्स हो सकते हैं सेफ. सेंटेंस में कैसे बोल सकते हैं? बिकॉज माई अंकल वॉज अ मीन मैन. मीन मैन मतलब जिसका मेंटालिटी बहुत ही छोटा हो,
जिसका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही छोटा हो, जिसमें मनुष्यत्वबोध नहीं हो. ओके, सो बिकॉज माई अंकल वॉज अ मीन मैन, ही टुक प्लेजर इन मेनी कॉस्टिक स्टेटमेंट्स टू पीपल. तो ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स बोल के खुश होना, लोगों को ऐसे स्टेटमेंट्स बोल के खुश होना, जो स्टेटमेंट्स जो है वो बहुत ही सरकास्टिक है या फिर बहुत क्रिटिकल है, मतलब जटिल. तो उसके अंकल मीन मैन थे, इसीलिए वो बहुत जटिल भाषा बोलते थे, कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस बोलते थे और बोल के खुश होते थे. तो चलिए हमारा आज का लास्ट ईडियम क्या है देख लेते हैं. वन मोर vocab is left. So our last idiom for today is break a leg. ये फिर से एक बॉडी idiom है जिसका मीनिंग होता है गुड लक. तो इट इज़ वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी. ओके, ब्रेक अ लेग मतलब पैर टूट जाना, लेकिन इसका इनर मीनिंग है, इडियोमैटिक एक्सप्रेशन जो है इसका मीनिंग होता है गुड लक, मतलब अच्छा भाग्य. ओके, तो पैर टूट जाने का मीनिंग होता है गुड लक. ऐसा कोई सोच भी सकता है, बट इट्स ट्रू. Okay guys, so how to use this idiomatic expression in a sentence? Let's see. Before the final examination, the teacher told his students to break a leg. तो teacher final exams के पहले अपने students को good luck wish कर रहे हैं. तो teacher good luck कैसे wish कर रहे हैं? Before the final examination, the teacher told his students to break a leg. मतलब पैर तोड़ लो नहीं. Okay, मतलब अच्छे से exam दो. Best of luck. Okay, so what is our last vocabulary for today? Today's last word is clawing. ओके, क्लॉइंग का मीनिंग होता है खुशामदी, या फिर इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं डिस्गस्ट, या फिर सिकन समवन विथ एन एक्सेस ऑफ स्वीटनेस, रिचनेस और सेंटिमेंट. तो ऐसे एक स्वीटनेस, रिचनेस के साथ किसी को डिस्गस्ट करना या फिर सिकन करना, मतलब बेसिकली बोल सकते हैं कि किसी को इरिटेट कर देना का मीनिंग होता है क्लॉइंग. सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं ओवर द टॉप या फिर हनीइंग. एंटोनिम्स हो सकते हैं माइल्ड या फिर गुड. सेंटेंस में इस वर्ड को कैसे इस्तेमाल करें? Jill is no longer impressed by clawing lines of devotion after having her heart broken countless times. तो जिल का जो हार्ट है उसका दिल बहुत बार टूट चुका है. ओके, डिफरेंट कारण से टूटा होगा, लेकिन उसका दिल बहुत बार टूट चुका है, जिसके वजह से जिल जो है कभी अभी क्लॉइंग लाइंस ऑफ डिवोशन से, मतलब ऐसे बहुत मीठी मीठी भाषा से वो अभी इम्प्रेस और नहीं होती है. ओके, अभी जिल और मीठी मीठी भाषा से, बहुत स्वीटनेस ऑफ लैंग्वेजेस से इम्प्रेस नहीं होती है, क्योंकि उसका दिल बहुत बार टूट चुका है. Okay guys, so this was all for today. This was our 10 vocabulary words for today and 3 body idioms for today. We are doing body idioms this week. So I hope you liked the video, if you liked the session, and if you liked the video, please do like and share it with your friends. Don't forget to comment so that how you are liking the videos. Don't forget to comment, and yeah, don't forget to subscribe to our channel if you are new in our video, new in our channel. And yes, don't forget to hit the bell icon so that you get all the recent updates, and share it with your friends who are also preparing for government examinations or any other competitive examinations, any other entrance examinations. This is going to be very helpful for them also. Okay guys, so this was all for today. Thanks for watching. Thank you.